नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। एक खास शो जो हम लाए हैं आपके लिए। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगे तय, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइन, वो मुद्दे जो बनेंगे आज इतिहास, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। जी हां, ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर की अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं आपके साथ जया सिन्हा और अगले आधे घंटे तक जुड़े रहें हमारे साथ अपने न्यूज के पावर डोज के लिए। तो आइए देखते हैं कौन से होंगे आज के एजेंडे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नॉमिनेशन वापस लेने का आज आखिरी दिन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और शाहनवाज हुसैन समेत कई नेता आज राज्य में करेंगे चुनावी सभाएं। वहीं सरकार ने बिहार चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 14वीं किस्त शुरू करने का किया फैसला। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे ओपनिंग प्लेनरी पैनल डिस्कशन। एडिंग दिस पैंडेमिक प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट वन 2020 पर बात। कोरोना वायरस के कहर से थमी जिंदगी की रफ्तार फिर होने लगी है सामान्य। उत्तर प्रदेश और पंजाब में कड़ी व्यवस्थाओं के बीच आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 2 पालियों में होगा कक्षाओं का संचालन। और मुंबई में कोरोना के कारण करीब 7 महीने से बंद पड़ी मेट्रो रेल आज से फिर होगी बहाल। यात्री सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक कर सकेंगे मेट्रो की यात्रा। यात्रा के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक। और आज के एजेंडा में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की रविवार को जांच की गई थी। दूसरे चरण के लिए कुल 1717 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे। इनमें से 1514 वैध पाए गए हैं। 203 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया है। सर्वाधिक 12 नामांकन पत्र हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में खारिज किए गए हैं। इसके बाद इस विधानसभा सीट पर नामांकनों की संख्या 30 से घटकर 18 रह गई है। इस चरण का चुनाव 3 नवंबर को होगा। और इसी के साथ पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए राज्य में प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी समर में डटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शाहनवाज हुसैन समेत कई नेता आज राज्य में चुनावी सभाएं करेंगे। और 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में अगर इन 94 सीटों के परिणामों पर नजर डालें तो वो आपको आंकड़े इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा देते हैं। 2015 के परिणामों की बात करें तो जदयू के खाते में 30 सीटें आई थी। भाजपा की बात करें तो 20 सीटों पर विजय हासिल की थी। आरजेडी ने 33 सीटें, कांग्रेस ने 7 सीटें, एलजेपी की झोली में गई थी 2 सीटें, सीपीआई-एमएल के खाते में आई थी सिर्फ 1 सीट और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। तो 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में जो परिणाम में जो सीटों का जो आंकड़ा था वो कुछ इस तरह था। और 2015 की 94 विधानसभा सीटों पर अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 55.47 था ये मतदान प्रतिशत। क्या ये इस बार बढ़ेगा, देखने वाली बात होगी। और 2015 चुनाव की अगर सभी परिणामों की बात करें तो उस पर भी जरा यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। तो जदयू को 71 सीट हासिल हुई थी, भाजपा ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। आरजेडी के खाते में गई थी 80 सीटें, 27 सीटें गई थी कांग्रेस की झोली में। आरएलएसपी को मिली थी 2 सीटें, सीपीआई-एमएल को मिली थी 3 सीटें, एलजेपी के खाते में गई थी 2 सीट, एचएएम ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। तो वहीं 4 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी।
और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अनुज यादव। अनुज यादव मोतिहारी में मौजूद हैं। सबसे पहले जवाब जाने अनुज, हम बात करें तो मोतिहारी में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन किस तरह से इस वक्त आप राजनीतिक पारा चढ़ते देख रहे हैं पूरे बिहार में? सारे जो हम बात करें स्टार प्रचारक है वो मैदान में कूद चुके हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जया, क्योंकि 28 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। जो एक प्रचार का जो सिलसिला चल रहा है वो काफ़ी तेज चल रहा है, अपने चरम पर पहुंच चुका है पहले चरण के लिए, और साथ ही दूसरे चरण के लिए भी आज हालांकि नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। इसके बाद जो फाइनल फिगर्स हैं वो सामने आएंगी, कुल कितने प्रत्याशी इस मैदान में होंगे। लेकिन जो स्टार प्रचारक हैं या फिर प्रत्याशी हैं वो अपने इलाकों के अंदर जा जाकर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो वोटर हैं उनको लुभाने में लगे हुए हैं। क्या कुछ वो अगले 5 सालों में जनता के लिए करेंगे, बड़े बड़े दावे और वायदे उस बात को लेकर किए जा रहे हैं, और जनता के अपने मुद्दे हैं कि हमारे ये मुद्दे हैं, हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, वो अपने प्रत्याशियों के सामने इस बात को रख रहे हैं। बिल्कुल अनुज, जिस तरह से जिस इलाके में आप खड़े, काफी हद तक वहां जो बड़ी आबादी है वो खेती पर निर्भर करती है। क्या है उनके प्रमुख मुद्दे जो इस वक्त जिनकी वो पूरा होने की अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये पूर्वी चंपारण का इलाका है, नेपाल की सीमा से सटे हुए कुछ ये इलाके हैं। ये कृषि आधारित, यहाँ की जो इकोनॉमी है कृषि पर आधारित है। ज़्यादातर यहाँ पर गन्ने की खेती होती है। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती इस इलाके के अंदर होती है। इसके अलावा धान की खेती भी यहाँ पर और गेहूँ की खेती यहाँ पर होती है। तो इस लिहाज से हम देखें तो काफ़ी एक समृद्ध इलाका तो ये माना जाता है। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ी त्रासदी जया इस इलाके के अंदर रहती है कि जो बाढ़ साल भर में आती है, 2 साल में आती है, वो फसलों को काफी नुकसान पहुंचाती है। इस इलाके की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी से यही है कि जो भी नई सरकार बने कोई ऐसा स्थायी समाधान ढूंढे ताकि ये बाढ़ से जो नुकसान होता है वो नुकसान ना हो। अगर बाढ़ से नुकसान होने की स्थिति को अगर कंट्रोल कर लिया गया तो इस इलाके की स्थिति और बदल सकती है, विकास की रफ्तार और तेजी से आगे बढ़ सकती है। जया, बिल्कुल अनुज, हमने देखा कि लंबे समय से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ वहां मिल रहा है, तस्वीर बदलते हुए भी देख रहे हैं। हाल में देखा कि काफ़ी बड़ी सौगात दी गई केंद्र सरकार से। किस तरह से आपको लगता है कि वहां पर विकास ने राह पकड़ी है और तस्वीर बदलती नजर आई है ज़मीनी स्तर पर? देखिए, कृषि क्षेत्र के अंदर जो केंद्र सरकार से योजनाएं बनी थी उसका सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी को हुआ है तो बिहार के इन्हीं इलाकों के अंदर हुआ है। यहाँ पर मछली पालन को बढ़ावा दिया गया। अभी इस बार NDA 2 में तो मछली पालन को अलग ही मंत्रालय बना दिया गया। उसके लिहाज से जो यहाँ पर चाहे छोटे किसानों को चाहे ऋण की सुविधा हो, चाहे उनको प्रशिक्षण की सुविधा हो, उसके माध्यम से यहाँ मछली पालन को जो बढ़ावा दिया गया है, एक अच्छा उत्पादन अब यहाँ पर मछली का होता है। उससे जो छोटे किसान हैं उनको काफ़ी फायदा हुआ है। एक जो टेक्नोलॉजी को जो जोड़ने की बात थी कृषि से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से उनको यहाँ पर बढ़ाया गया है। किस तरीके से कम ज़मीन के अंदर जो है किस तरीके से अच्छी फसल को लिया जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से छोटे किसानों को उसका प्रशिक्षण दिया गया। सोयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसानों की जो ज़मीन थी, जो उर्वरक नहीं थी, उसको उर्वरक बनाया गया। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची। दूसरी बात, कोरोना काल के अंदर जो दूसरे प्रदेशों से जो श्रमिक यहाँ वापस अपने घर आए थे, उनके लिए अनाज की सुविधा, उनके लिए रोजगार की सुविधा, चाहे वो मनरेगा के तहत हो या दूसरे माध्यमों से हो, वो यहाँ ज़रूर नज़र आती है। लेकिन जया, फिर भी क्योंकि विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए लोगों के अभी मुद्दे हैं और लोग यही चाहते हैं कि उनको अपने इलाके के अंदर अगर रोज़गार मिले, अगर यहाँ उद्योगीकरण और ज़्यादा बढ़े तो लोगों के लिए एक अच्छा ये फ़ायदा उनको मिलेगा और उनको लोगों को यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा। और ये मुद्दे राजनीतिक दलों के अपने अपने घोषणा पत्रों में भी हैं। जया, बिल्कुल, तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको अपने दिमाग में रखकर, अपने मन में रखकर वोटर निकलेगा अपने घर से बाहर वोट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज यादव, फिलहाल इस जानकारी के साथ जो निकले। तो बिहार चुनाव का जो पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ और आज भी कई बड़े नेता और स्टार प्रचारक उतरेंगे चुनावी मैदान में वोटरों को लुभाने के लिए। खबरों में आगे बढ़े तो केंद्र सरकार ने बिहार चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 14वीं श्रृंखला को मंजूरी दे दी है। ये बिक्री के लिए आज से खुल जाएगा और 28 अक्टूबर को बंद होगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा
कहा कि निर्वाचन आयोग ने कुछ शर्तों के साथ आचार संहिता के नजरिए से इसे 15 अक्टूबर को मंजूरी दे दी है। आयोग के मुताबिक कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी या कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में सार्वजनिक भाषण या किसी प्रकार की सूचना के जरिए प्रेस या लोगों से इस बॉन्ड के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे जहां चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को चुनावी बॉन्ड की 14वीं श्रृंखला की बिक्री और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। एसबीआई की ये विशेष शाखाएं पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में हैं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। इस पहल का मकसद राजनीतिक कामों के लिए या राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना था। भारत का कोई भी नागरिक या संस्था या कोई कंपनी चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड खरीद सकता है। और आइए अब चुनावी बॉन्ड और उससे जुड़ी मुख्य बातों को समझते हैं। चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। ये बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चुनावी बॉन्ड से जुड़े ये मुख्य तथ्य हैं जिन पर आप नजर डाल लें। भारत का कोई भी नागरिक, संस्था या कोई कंपनी चुनावी चंदे के लिए ये बॉन्ड खरीद सकता है। चुनावी बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध हैं। दानकर्ता सिर्फ उस राजनीतिक दल को ये दान दे सकते हैं जिसने पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। बॉन्ड के लिए दानकर्ता को अपनी सारी जानकारी यानी कि KYC बैंक को देनी होती है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं और इन बॉन्ड्स पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं मिलता है। बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है। बॉन्ड खरीदने वालों को उसका जिक्र अपने बैलेंस शीट में भी करना होता है और बॉन्ड खरीदे जाने के 15 दिन तक ये मान्य होंगे। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को भी बताना होगा कि उन्हें चुनावी बॉन्ड से कितना धन मिला है। तो ये तमाम अहम बातें हैं जिन पर आप नजर डाल सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त अजय मिश्रा और जानकारी के साथ। अजय, सबसे पहले बात यही कि कितनी पारदर्शिता ये लाएगा इस पूरे जो राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है, उस पूरे प्रोसेस, उस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स? देखिए, बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये और जिस पारदर्शिता का आपने जिक्र किया वही इसके मूल में निहित है। आपको याद होगा कि बजट में जब इसका जिक्र किया गया तो सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसकी गाइडलाइंस क्या होंगी। 2017 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत की गई और तब के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली की एक बहुत बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि देश में जो राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता था। आपको एक छोटा सा आंकड़ा दो, पहले ये 20,000 रुपए तक का कैश अगर आप देते थे किसी भी राजनीतिक दल को तो उसका कोई भी दौरा राजनीतिक दल बाध्य नहीं था कि वो किसी को भी दे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर सरकार हो या फिर इनकम टैक्स ऑफिस हो, किसी को भी 20,000 रुपए से कम का चंदा की जानकारी देनी बिल्कुल जरूरी नहीं थी और कानूनन जरूरी नहीं थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी अनुशंसाएं दी और सरकार ने इस 20,000 की सीमा को घटा करके 2,000 रुपए कर दिया, क्योंकि पहले राजनीतिक दल कहते थे कि हमें कोई भी चंदा 20,000 रुपए से ज्यादा मिलता ही नहीं है, लिहाजा ये जानकारी हम साझा नहीं कर सकते और वहीं से पारदर्शिता से एक तरह से खत्म हो जाती थी। अब ये केवल 2,000 रुपए का रह गया है। अगर आप 2,000 रुपए चंदा जाते हैं तो आपको एक रसीद मिलेगी राजनीतिक दल के कार्यालय में और राजनीतिक दल उसको बताए न बताए ये उसका प्रेरोगेटिव है। लेकिन अब 2,000 रुपए से ज्यादा कितना भी पैसा अगर आप देना चाहते हैं तो वो आपको कैश में देना गैर कानूनी है। पहली बात, अगर ये सिद्ध हो जाए, साबित हो जाए कि किसी ने 2,000 रुपए से ज्यादा किसी को कैश में चंदा दिया है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरफ से तो बैंकों को KYC बता रहे हैं कि हमारा ये आधार है, हमारा ये पैन कार्ड है और हम इतना पैसा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने जा रहे हैं। ये बैंक को बताना जरूरी नहीं है कि हम ये बॉन्ड खरीद करके किस पार्टी को देंगे। इसलिए बैंक को सिर्फ इतना पता होता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक डिनोमिनेशन का इतना बॉन्ड इस तारीख को खरीदा, बस। उसके बाद उनके पास कोई जानकारी नहीं होती। इसी तरह से चूंकि उस पे बॉन्ड पे कोई नाम नहीं होता है किसी भी डोनर का,
इसलिए उसकी जो गोपनीयता है वो बरकरार रहती है। बिल्कुल अजय, तो हम कह सकते हैं कि जो ये बॉन्ड खरीदते हैं, जो चंदा देना चाहते हैं राजनीतिक पार्टियों को, उनकी गोपनीयता को बरकरार रखा गया है। और जो नकद चंदा जो है राजनीतिक पार्टियों को मिलता था, उसके एक विकल्प के रूप में इसको लाया गया और बहुत ही पारदर्शिता लाने में जो राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता था, काफी कारगर और महत्वपूर्ण ये साबित हो रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे आज के एजेंडा में। तो आज के एजेंडा में अगली अहम खबर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग GCAM 2020 का उद्घाटन कार्यक्रम में वो मुख्य भाषण देंगे। GCAM पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। GCAM 2020 का आयोजन इस महीने की 21 तारीख तक होगा। इसमें दुनिया भर के नेता, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिस्सा लेंगे। इस आयोजन से नीति निर्माता और वैज्ञानिक एक साथ आएंगे और इंडिया फॉर द वर्ल्ड के नारे के साथ कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने पर जोर देंगे। इस आयोजन में वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक गठबंधनों पर भी जोर दिया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 40 देशों के लगभग 1600 लोग भाग ले रहे हैं। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की स्थापना वर्ष 2012 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने की थी। ये सभी की भागीदारी भी आमंत्रित करता है। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया कृषि, पोषण, स्वच्छता, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करता है। इस साल आयोजन की मेजबानी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नीति आयोग और ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। और हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सुधाकर दास। सुधाकर, 40 देशों से 1600 से भी ज्यादा प्रतिभागी, क्या लगता है किस तरह से जब पूरे विश्व से इतने वैज्ञानिक और शोधकर्ता, नीति निर्माता, इतने ग्रेट माइंड्स जब एक साथ एक मंच पर आएंगे तो कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिन पर वो अपने विचार विमर्श करेंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और जया, आपको पता है कि दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनका हल काफी हद तक तकनीक में है, इनोवेशन में है। और बीते अगर 2-3 दशकों की बात की जाए, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया गया है। और भारत की खास तौर से अगर बात की जाए तो इसको एक तरह से गवर्नेंस का, पॉलिसी का, उसका हिस्सा बनाया गया है, तकनीक और इनोवेशन को। और खासतौर से स्वास्थ्य क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, ये मंच ना सिर्फ उन चुनौतियों को साझा करेगा, उस पर चर्चा होगी, बल्कि उसका हल कैसे निकाला जा सकता है उसकी भी बात होगी। और मौजूदा स्थिति में अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी की चुनौती से पूरी दुनिया जूझ रही है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने एक रास्ता जरूर दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक प्रभावी नियंत्रण कार्यक्रम जो पूरे भारत में चलाया गया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार न सिर्फ रिकवरी रेट बढ़ रहा है, बल्कि जो मृत्यु दर है उसमें भी लगातार कमी आ रही है। एक आदर्श उदाहरण भारत बना है इसको लेकर। मौजूदा समय को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में कोरोना महामारी के बाद की दुनिया किस तरह की बनाई जा सकती है, एक सतत विकास कैसे दुनिया में हो सकता है, और खास तौर से अगर इस तरह की चुनौतियां आने वाले समय में भी आती हैं तो किसी तरह का कोई डिसरप्शन ना हो, वो उस बात का कैसे ध्यान रखा जा सकता है, उसके लिए कैसे दुनिया भर के वैज्ञानिक, रिसर्चर, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कैसे आ सकते हैं, उसकी बात होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से भारत की लीडरशिप एक तरह से जरूर गाइड करेगी। बिल्कुल, और साथ ही विशेष जोर रहेगा इंडिया फॉर द वर्ल्ड पर, और सभी की निगाहें होंगी जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे। देखते हैं उसमें क्या कुछ वो नया संदेश देते हैं, नया मंत्र देते हैं पूरे विश्व को। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आज की एक और अहम खबर पर गुजर करते हैं। जी हां, आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में लॉकडाउन के बाद 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं। राज्य सरकारों ने स्कूल अधिकारियों से कोविड मानकों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। स्कूलों में सुबह 8:50 से दोपहर 3:20 तक 2 पालियों में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। कक्षाओं की क्षमता के सिर्फ 50% छात्रों को ही रोस्टर के आधार पर बुलाया गया है। छात्रों को स्कूल आने के लिए अपने माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य है। छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग आवश्यक है।
स्कूल खुलने से पहले और प्रत्येक पाली के बाद स्कूल और कक्षाओं को सैनिटाइज करना जरूरी है। छात्रों को कक्षाओं के अंदर 6 फुट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की गई है। और वाराणसी के एक स्कूल में तमाम इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर ने। तो स्कूल खुल गए हैं आज से। हम बात करें उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, यहाँ पर स्कूलों की शुरुआत हो गई है। और हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं विकास सिंह। विकास, स्कूल खुल गए हैं, किस तरह की तैयारी देख रहे हैं और कैसे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है स्कूल आने पर? बिल्कुल, बहुत ही व्यापक तैयारियां की गई हैं। आज जो स्टूडेंट आए हैं, 7 महीने बाद स्कूल कॉलेज खुले हैं, तो उनके चेहरे पे खुशी नज़र आ रही थी। एक लंबा अंतराल था, व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से 2 पालियों में स्कूल चलाए जाएंगे और दोनों पालियों में एक अंतर करा जाएगा कि हर पाली से पहले पूरे क्लासों को सैनिटाइज किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे व्यवस्थापक हैं जो बताएंगे कि आज क्या रिस्पांस रहा और किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, आप लोगों को आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं एसपी सिंह, संस्थापक प्रबंधक। क्या क्या व्यवस्थाएं आज खास रही हैं? यहाँ सबसे पहले कैंपस को पूरा सैनिटाइज किया गया था कल ही, और आज फिर सुबह किया गया है। इसके अलावा जैसे ही गेट पर एंट्री होती है, सबसे पहले उसकी बच्चों के जो है थर्मल स्कैनिंग होती है। उसके बाद में फिर जो है सैनिटाइज किए जाते हैं हैंड्स, और उसके बाद हम लोग ऑक्सीमीटर से उनका जो ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते हैं। इस तरह से सारी वो तैयारियां की गई हैं जो एक आइडियल स्कूल को करना चाहिए। जो भी 2 पालियों में आप चला रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस रहा बच्चों में आज? पहले बच्चे बहुत खुश हैं और अपने को बड़ा ही अब उत्साहित फील कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि हमारी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट पाने में उनको सफलता। मैडम, क्या एहतियात विशेष है आज? कौन सावधानियां बरतनी होंगी? बहुत अच्छे ढंग से सावधानियां बरती जा रही हैं। जैसे बच्चे हमारे एंट्री कर रहे हैं, वैसे ही थर्मल स्कैनिंग के द्वारा उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है जी। इसके तुरंत बाद सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बच्चे लगातार मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बच्चों से ही पूछते हैं बच्चे। बिल्कुल जी विकास, बच्चों से बात कराइए। I am very happy that after a long time I am back to school, as I was missing this school very much. And online class, that the teachers and staff of LPS Vrindavan was working so strenuously that I was very happy. But physical interaction is better. बहुत अच्छा बता रहे हैं बच्चे। बिल्कुल विकास, जिस तरह से हम देख रहे हैं, I'm very happy to attend the school after such a long time, and I also appreciate our school management's efforts into making into following all the social distancing and the COVID norms, and the government's initiative to reopen the school was also truly appreciable. बिल्कुल, बच्चे स्वागत कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, और यही हाल है। हर क्लास में निर्धारित संख्या से आधे बच्चे बुलाए गए हैं और व्यापक बिल्कुल विकास, हम देख रहे हैं कि बच्चों ने फेस शील्ड भी पहनी है, मास्क भी पहने। बहुत संक्षिप्त में एक छोटा सा सवाल कि क्या अब ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अभी भी जारी रहेंगी? जो बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं स्कूल या उनके अभिभावक नहीं मान रहे हैं, बहुत छोटा सा। जी बिल्कुल, वो व्यवस्था जो थी ऑनलाइन क्लासेस की वो चालू रहेगी, क्योंकि अभिभावकों की सहमति के पर जो बच्चे आ रहे हैं वो आ रहे हैं। जो नहीं आना चाहते, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए वो व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। क्यों मैडम, क्या ऑनलाइन क्लासें अभी फिर से बरकरार रखी गई हैं? बिल्कुल विकास, तो ऑनलाइन क्लासेस भी बरकरार हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल आना चाह रहे हैं, जिनके अभिभावकों ने इजाजत दी है, वो इस वक्त स्कूल आए हुए। और आपने देखा कि बच्चे और जो तमाम टीचर्स थे उन्होंने मास्क पहने हुए थे, फेस शील्ड पहनी हुई थी, यानी कि जो कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है और कड़ाई से इन कदमों का पालन करना है, और फिर आप बच्चे स्कूल जा सकते हैं। और आइए लखनऊ से अब रुक करते हैं मुंबई का। मुंबई में कोरोना के कारण करीब 7 महीने से बंद पड़ी मेट्रो रेल आज से फिर पटरियों पर दौड़ने लगी है। मेट्रो को कोविड-19 के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। यात्री सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक मेट्रो की यात्रा कर सकेंगे। मेट्रो की यात्रा के लिए प्लास्टिक की टोकन की जगह QR कोड वाले पेपर के टिकट का प्रयोग किया जा रहा है। स्मार्ट कार्ड और डिजिटल टिकट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी यात्रियों के लिए मास्क लगाए रखना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आवश्यक है। स्टेशन के अंदर प्रवेश करते समय प्रत्येक यात्री की थर्मल स्कैनिंग भी
की जा रही है। और हमारे साथ और जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं संवाददाता शिशिर शेलार। शिशिर, सबसे पहला सवाल यही है कि 7 महीने के बाद मेट्रो सेवा की शुरुआत हो रही है, किस तरह की तैयारी देख रहे हैं और प्रतिक्रिया देख रहे हैं तमाम उन यात्रियों की जो पहुंचे हैं मेट्रो की सेवा का इस्तेमाल करने? जाहिर सी बात है, देखिए जया, जिस प्रकार से मेट्रो रेल शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं मुंबई वासियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि मेट्रो सेवा शुरू हो रही है, तो अच्छी खबर इसीलिए भी क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का कहर मुंबई में पिछले 7-8 महीने से है, उसका असर धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है और इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है मुंबई मेट्रो को शुरू करने का। हालांकि मुंबई मेट्रो शुरू करने वक्त कई सारे जो एहतियाती कदम सरकार ने उठाए, साथ ही साथ जो मेट्रो प्रशासन है उन्होंने उठाया है। अगर बात करें किस प्रकार से इस मेट्रो में प्रवास कर सकते हैं, तो सबसे पहले कि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म सबको करना होगा, मास्क सबको पहनना होगा, नो मास्क नो पॉलिसी। हालांकि मेट्रो ने यह पहले ही जाहिर कर दिया है और इसीलिए जो भी कम्यूटर्स, जो भी प्रवासी मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे उनको मास्क का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आमतौर पर अगर देखा जाए तो मुंबई की मेट्रो दिन में या फिर बात करें पीक आवर्स में पूरी तरह से भरी होती है। तकरीबन एक मेट्रो में 1000 से 1200 लोग जो है एक वक्त ट्रैवल करते हैं। लेकिन हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पैंडेमिक की स्थिति है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात तो है सोशल डिस्टेंसिंग। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए कुछ लोग जो है मेट्रो से सेवा जो मेट्रो का प्रवास कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए इंतजाम भी किए गए मेट्रो द्वारा, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं। एक मेट्रो में कितने लोग जो है चढ़ पाएंगे इस पर भी कैपिंग है। हालांकि इसका बिल्कुल शिशिर, तो हम देख रहे हैं कि मेट्रो में इंतजाम किए गए हैं, मोनो रेल की भी शुरुआत हो रही है। जो मुंबई की लोकल ट्रेन्स हैं उसमें भी जो ट्रेन्स हैं वो बढ़ाने का, उनकी संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं बड़ी राहत और वापस लौटती आ रही है मुंबई की जो दौड़ भाग वाली जिंदगी है एक बार फिर पटरी पर? बिल्कुल, मेट्रो शुरू हो गई, मोनो भी जो है शुरू हो चुकी है। मोनो में भी देखा जाए तकरीबन उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया गया है। वडाला से अगर हम बात करें जो मोनो रेल दौड़ती है वो चेंबूर तक वो जो है ट्रेन आती है। हालांकि इस पूरे पैच में अगर देखा जाए जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं मोनो रेल से वो ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त अगर देखा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकल ट्रेन बंद है और ऐसे में जो पर्याय उपलब्ध है लोगों के सामने वो है बस की सेवा, मेट्रो की सेवा और मोनो रेल की सेवा। हालांकि ये तीनों पर्याय अब लोगों के सामने खुले हो चुके थे। हम ये कह सकते हैं कि भीड़ जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगी इन तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, तो एक बड़ी राहत यहाँ पर उन तमाम जो ऑफिस जा रहे हैं, जो लोग सफर करने के लिए एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के एजेंडा में आज फिलहाल इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव के चढ़ते पारे के साथ मुंबई में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ यहाँ तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रहेंगी। इसी के साथ साथ आज के एजेंडा में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ध्यान रहे कि मास्क हमेशा पहने रहें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।